हम लोगों का जो अब अगला चैप्टर था वो है उपनिवेशवाद का तृतीय चरण। और इसमें जो है हम लोग 1858 के बाद देखेंगे और इसमें हम लोग वित्तीय पूंजीवाद के चरण को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखो, ये जो चरण था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके दो उद्देश्य थे, यानी कि ये जो वित्तीय चरण है, वित्तीय चरण ये 1858 ईस्वी के बाद का है। ठीक, इससे पहले हमने विस्तार से हर चीज़ को देखा। तो इस चरण के उद्देश्य क्या रहेंगे और लगभग जितनी भी चीज़ें अब आगे आएंगी वो इसी उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो इसमें उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना है, भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। इसका ये उद्देश्य था कि अब जो भारत को जो है ब्रिटिश पूंजी के निवेश के लिए खोल देना। दूसरा है जो कि 1857 ईस्वी में महाविद्रोह हुआ था, ठीक है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अब ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, 1857 ईस्वी के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। ठीक है, ये दो उद्देश्य जो है इस चरण में हम रहेंगे और इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगे। और इसको भी हम लोग सेम उसी तरह देखेंगे। इसके अंदर हम लोग जो है राजनीतिक नीति देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसकी प्रशासनिक नीति देखेंगे, बिल्कुल वही फ्रेम के अनुसार। इसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक नीति को देखेंगे, इसके अंतर्गत जो हम लोग सामाजिक नीति देखेंगे, सांस्कृतिक नीति देखेंगे। ठीक, तो इस समय जो है वित्तीय पूंजीवाद का समय था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है जैसे कि जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है भारत को ब्रिटिश पूंजी के निवेश के लिए खोलना। ठीक है, और दूसरा है 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। तो इस काल में ब्रिटिश नीति दो कारकों से प्रभावित हो रही थी। ठीक है, इस काल में ब्रिटिश नीति जो है ये दो कारकों से प्रभावित हो रही थी। ठीक, इसको ना हेडिंग हम लोग बना देते हैं, ये वित्तीय पूंजीवाद आप हेडिंग। ठीक, तो इस काल में जो है जो ब्रिटिश के द्वारा नीति बनाया गया था वो दो कारकों से प्रभावित होगा। पहला ये होगा कि ब्रिटेन में जो है जो ब्रिटिश उभर रहे थे, यानी जो वहाँ पे अमीर वर्ग उभर रहा था उसके पास वित्तीय शक्ति तो थी, तो अब वो जो है वो वित्तीय पूंजीवाद के दबाव में आ जाएगा। ठीक है, यानी ब्रिटेन में उभरने वाले ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के दबाव में आ गए। ठीक है, उसमें जो है पहला प्रभावित करने वाला कारक था कि ब्रिटेन में उभरने वाले ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के दबाव में आ गए, और दूसरा जो है इस काल में उद्देश्य था, यानी कि जो ब्रिटिश की नीति है वो जब भी नीति बनेगी उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो 1857 ईस्वी के हमने 1857 के महाविद्रोह को छोड़ा है, हम उसको आगे देखेंगे। तो 1857 ईस्वी के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास। ठीक है, रोकने का प्रयास। ये दो कारक से जो है ब्रिटिश की नीति प्रभावित होती रहेगी। ठीक है, देखो इस काल में जो है बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से पूंजी लाई गई और विभिन्न क्षेत्रों में जो है यह पूंजी निवेश किया गया। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश पूंजीपतियों को एक बड़ी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होती रही। जैसे कि यह पूंजी जो है आपने देखा था कि रेलवे में मतलब निवेश किया जा रहा था, सरकारी
जो कर्ज थे वो उसमें निवेश था, चाय और बागान उद्योग में निवेश था, जहाजरानी उद्योग में निवेश किया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष भारत से ब्रिटेन की ओर एक खास रकम जो है गृह व्यय के रूप में हस्तांतरित हो रहा था, जिसमें हमने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा था, धन की निकासी को देखा था। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ संस्थागत परिवर्तन लाने की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि 1857 के महाविद्रोह की घटना को रोकने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने अपने मूलभूत उपनिवेशकों हित को तिलांजलि नहीं दी थी, यानी वो कभी भी अपना उपनिवेशिक हित नहीं छोड़ा था। उसके बाह्य व्यवहार में अवश्य परिवर्तन आए थे, लेकिन उसके जो हित थे वो आज भी वही रहेंगे, बशर्ते वो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो इसकी नीति जो है ये दो कारकों से प्रभावित होगी। देखो क्या होगा कि अब इस काल में जो है बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से पूंजी लाया गया था, ठीक है, ब्रिटेन से पूंजी लाई गई, ठीक है, और ये जो पूंजी था इस पे जो है ब्रिटिश को जो है ब्याज भी प्राप्त होता था। जो ब्रिटिश पूंजीपति थे उसको ब्याज प्राप्त होता था, ब्रिटिश पूंजीपतियों को, ठीक है, ब्याज प्राप्त होता था, ठीक है, क्योंकि ये जो राशि थी, ठीक है, ये रेलवे में इन्वेस्ट किया गया था, निवेश किया गया था, सरकारी कर्ज के तौर पर इसे ब्याज प्राप्त होता था। आपने देखा था कि रेलवे में जो है जो पैसे निवेश किए जा रहे थे उस पर 5% का जो है गारंटी शुदा मुनाफा था, ठीक है, गारंटी शुदा जो है मुनाफा 5% का था, यानी कि इसमें जो भी पैसा निवेश होगा उसमें 5% का मुनाफा उसे प्राप्त होगा, ठीक है, ये गारंटी दिया गया था। इसके अलावा जो है जो चाय एवं बागान उद्योग थे, ठीक है, चाय एवं बागान उद्योग, वहाँ से भी पैसे आ रहे थे, क्योंकि भारत चीन से जो है अफीम का निर्यात जो है किया जाता था, ठीक है, और जो है चाय और बागान, ठीक है, ये सारा जो है यहाँ से ब्रिटेन जो है निर्यात किया जाता था, तो यहाँ से भी पैसे प्राप्त होते थे। इसके अलावा उस समय जो जहाजरानी उद्योग था ये भी अपने विकसित अवस्था में था, तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी पूंजी जो है लगाई गई थी, ठीक है। तो इन सब से जो है ब्रिटेन को जो है एक खास रकम प्राप्त होती थी, ठीक है, एक खास रकम गृह व्यय के रूप में प्राप्त होती थी, यानी कि होम चार्जेस के रूप में प्राप्त होती थी, ठीक है। अब इसके लिए जो है कोई संस्थागत रूप तो इसके पास नहीं था, ठीक है, इसके पास कोई संस्थागत रूप नहीं था, तो इसके लिए परिवर्तन लाने की अब ज़रूरत थी। और दूसरा जो था वो था कि 1857 ईस्वी के महाविद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकना, ठीक है, पुनरावृत्ति को रोकना, ये भी उद्देश्य था, ठीक है। देखो जो वित्तीय पूंजीवाद था, ठीक है, इस काल में जितने भी ब्रिटिश नीति बनेगी वह दो कारकों से प्रभावित होती रहेगी। पहला कारक था कि ब्रिटेन में उभरने वाले ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के दबाव में थे, ठीक है। दूसरा था कि 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जाए, ठीक है। इसलिए और बड़ी मात्रा में जो है ब्रिटेन से पूंजी भारत में लाया जा रहा था, क्योंकि उस समय जो है भारत में रेलवे, संचार और कई तरह के काम चल रहे थे, और जो भारतीय बाजार था वो ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया था, तो बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से पूंजी भारत लाई जा रही थी, तो उस पे जो है इसे लाभ तो कमाना था, तो लाभ जो है उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होता था ब्रिटिश पूंजीपतियों को, और ये पैसे जो है रेलवे के तहत इसको प्राप्त होते थे, सरकारी कर्ज जो था उससे ब्याज प्राप्त होता था, चाय एवं बागान उद्योग से प्राप्त होता था, जहाजरानी उद्योग से प्राप्त होता था, और जो है ये खास रकम को जो है उसमें गृह व्यय कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं था, कोई रूल नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए संस्थागत परिवर्तन लाने की ज़रूरत थी। और दूसरा जो उद्देश्य था वो ये था कि 1857 के महाविद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकना, ठीक है। इसलिए जो है
इनकी अब जो राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जितनी भी नीतियाँ बनेगी, सभी में इन बातों को ख्याल रखा जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी के बाद पश्चात राजनीतिक नीति। राजनीतिक नीति, ठीक, देखो जब 1857 की घटना घटी, ठीक है, जब 1857 की घटना घटी तो इससे ब्रिटिश को जो है एक सबक मिला, ठीक है, सबक मिला। और वो सबक ये था कि जहाँ पर ब्रिटिश का जो है, जहाँ पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जहाँ पर ब्रिटिश का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण था, ठीक है, वहाँ से काफ़ी असंतोष और विद्रोह की भावना देखने को मिली। ठीक है, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में असंतोष और विद्रोह की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसा इनको सबक मिल गया। ठीक है, और ऐसा देखा गया कि 1857 ईस्वी में उन क्षेत्रों में प्रबल विद्रोह हुआ जो क्षेत्र प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, और जबकि जिस क्षेत्र पर इनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था वो लगभग शांत रहा था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश भारत का वह क्षेत्र जो लगभग शांत रहा था वो इसके अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था, वहाँ पर भारतीय शासकों का शासन था। ठीक है, इसलिए जो है 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद, महाविद्रोह के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया, की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया। ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा किया। ठीक है, और इन्होंने उद्घोषणा के द्वारा जो भारतीय राज्यों के शासक थे या भारतीय राज्यों को इन्होंने आश्वासन दिया। ठीक है, इन्होंने आश्वासन दिया, और इनका आश्वासन क्या था कि उनके साथ किए गए पुराने करार, ठीक है, करार यानी कॉन्ट्रैक्ट एवं समझौता, ठीक है, को सुरक्षित रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बातें उन्होंने और बोली। ठीक है, और ये उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ब्रिटिश क्राउन भारत में साम्राज्यवादी, ठीक है, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का त्याग कर देगी। ठीक, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि वो धड़ल्ले से साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग करके जो है बहुत सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया जाता था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, जहाँ जहाँ पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था वहाँ से ज़्यादा विद्रोह देखा गया, तो इन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया और महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा करके भारतीय राज्यों को यह आश्वासन दिया कि उनके साथ किए गए पुराने करार और समझौतों को सुरक्षित रखा जाएगा और ब्रिटिश क्राउन भारत में साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर देगी। ठीक है, नीति का त्याग करता है। ठीक है, और वह नए क्षेत्र में विस्तार नहीं करेगा, विस्तार नहीं करेगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन व्यवहार में जो था, व्यवहार में ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के पश्चात विस्तारवादी नीति को ही जारी रखा, भले ही उसका स्वरूप बदल दिया गया। जैसे कि व्यवहार में ब्रिटिश
क्राउन ने 1858 ईस्वी के पश्चात विस्तारवादी नीति को जारी रखा, भले ही उसका स्वरूप बदल गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर महारानी विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात ब्रिटिश क्राउन भारतीय जनता पर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करता रहा। जैसे कि भारत के जो वायसराय थे, ठीक है, यानी लॉर्ड लिटन, ठीक है, इनके द्वारा जो है 1876 ईस्वी में राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया। ठीक है, और इसके तहत जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दी। ठीक है, घोषित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है, और इस दिल्ली दरबार में जो है भारतीय शासक और सामंतों ने हिस्सा लिया। ठीक है, सामंतों ने हिस्सा लिया। ठीक है, और दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद महारानी विक्टोरिया के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासकों का स्तर और दर्जा निर्धारित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, उनके बीच जो है उपाधियों का वितरण किया गया। ठीक है, जो उपाधि थे यानी कि टाइटल्स, ठीक है, इसका वितरण आरंभ किया गया। ठीक है, और ये वितरण जो आरंभ किया गया ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष विस्तार के जगह पर अप्रत्यक्ष विस्तार को बल दिया। अप्रत्यक्ष विस्तार पर बल दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है? अब ये तो यही चीज़ें हो गई ना, ये व्यवहार में तो वही चीज़ें हो रहा है, लेकिन बशर्ते उसका स्वरूप बदल चुका है। ठीक है, कहने के लिए भारतीय शासक स्वतंत्र थे, लेकिन अब यहाँ पर उपाधि का वितरण किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वह व्यवहार में ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो चुके थे। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है 1858 के पश्चात जो है विस्तारवादी नीति में करा गया। ठीक, और इसके अलावा जो है जैसे कि 1857 का जब महाविद्रोह हुआ, ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका सबक लेकर जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इन्होंने एक नीति की शुरुआत की। ठीक है, नई नीति शुरुआत की। ठीक है, और इस नीति के तहत जो है बल दिया गया। ठीक है, और ये क्या था कि भारतीय शासक ही भारतीय जनता के स्वाभाविक नेता है। ठीक है, इस बात पर बल दिया गया। ठीक, और जब तक ब्रिटिश को उनका समर्थन प्राप्त रहेगा, देखना ये जो बातें हैं ये इम्पोर्टेंट है, जब तक ब्रिटिश को उनका समर्थन प्राप्त है, भारत में ब्रिटिश सत्ता सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इसलिए जो है ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय शासकों और जमींदारों को संरक्षण देने की नीति अपनाई। ठीक, भारतीय शासकों और जमींदारों को संरक्षण देने की
नीति अपनाई। ठीक है, 1857 के महाविद्रोह का सबक लेकर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने एक नई नीति की शुरुआत की और इसमें जो है भारतीय शासक ही भारतीय जनता के स्वाभाविक नेता हैं, इस बात पर बल दिया गया। और इन्हें ये बात पता था कि जब तक ब्रिटिश को उनका समर्थन प्राप्त है भारत में ब्रिटिश सत्ता सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इसलिए जो है ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय शासकों और जमींदारों को संरक्षण देने की नीति अपनाई। ठीक है, इसके अलावा जो है एक चीज़ें और थी, इन्होंने जो है सैद्धांतिक रूप में, ठीक है, सैद्धांतिक रूप में ये कहा गया था कि ब्रिटिश क्राउन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन व्यवहार में जो है इसका उल्लंघन होता था, व्यवहार में इसका उल्लंघन होता था। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए जो है 1875 ईस्वी में जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़, ठीक है, इनको जो है रेजिडेंट के हस्तक्षेप के कारण अपना पद खोना पड़ा था। अपना पद खोना पड़ा था। ठीक है, तो आप इन सारे एग्जाम्पल से क्या देख रहे हो, ये कि उन्होंने ज़रूर कहा, ठीक है, उन्होंने ज़रूर कहा कि वो प्रत्यक्ष विस्तार मतलब नहीं करेगा, वो विस्तार मतलब साम्राज्य का विस्तार वो नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका विस्तार कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो नवीन यातायात आया था, ठीक है, जो यातायात और संचार व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था, इसके माध्यम से जो है औपनिवेशिक शासकों, ठीक है, औपनिवेशिक शासकों ने ब्रिटिश भारत, ठीक है, ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासतों को बांध दिया था, देशी रियासतों को भी बांध दिया था। ठीक है, देखो ये वही काल था जब भारत में यातायात और संचार व्यवस्था का विस्तार हो रहा था और आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था के माध्यम से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश भारत के से जोड़ दिया गया, यानी कि भारतीय शासक अपने क्षेत्र से आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था को गुजरने देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, भारतीय शासक अपने क्षेत्र से आधुनिक यातायात एवं संचार व्यवस्था को गुजरने देने से मना नहीं कर सकते थे। ठीक, तो इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से ये पता चलता है कि अभी भी भारतीय शासकों की जो संप्रभुता है वो ब्रिटिश के हाथों है। ठीक, हम लोग देखते हैं रेलवे का विकास। ठीक, हालांकि इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था पिछले अध्याय में। ठीक है, देखो 1846 ईस्वी में जो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, इनके द्वारा जो है सैन्य यातायात हेतु पहली बार भारत में रेलवे के विकास की बात की गई। ठीक है, बात की गई। ठीक है, और हमने देखा था जो भारत में रेलवे का विकास का प्रथम चरण था, रेलवे के
विकास का प्रथम चरण, ठीक है, ये 1849 से 1864 था, ठीक है। इसके अलावा जो है ये पहला पॉइंट अगर मान लें, ठीक है। दूसरा ये कि 1849 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज में बिछाई गई थी, तक बिछाई गई, ठीक। फिर जो है 1853 ईस्वी में डलहौजी मेमो, ठीक है, से जो है रेलवे में तीव्रता आई, रेलवे के विकास में तीव्रता आई। ठीक है। और आपने देखा था कि रेलवे में जो पहला निवेश आया था वो निजी कंपनियों के द्वारा आया था, और निवेश को आकर्षित करने के लिए उसमें जो है 5% ब्याज की गारंटी दी गई थी, ठीक। और 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी बम्बई से थाने के बीच चली थी, चलाई गई, ठीक है। और 1856 में भारत में विदेशी पूंजी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में हुई, ठीक है, यानी कि जो विदेशी निवेश आया, ठीक है, रेलवे में, वो 1856 में आया था, ठीक है, शुरू में, ठीक है। और 1869 तक रेलवे प्रबंधन के लिए 33 कंपनियां थी, ठीक है। और इस 33 में जो है 24 निजी कंपनी था, ठीक है, 5 सरकारी कंपनी था, इसके अलावा 4 जो है वो देसी रियासतें थी, ये था, ठीक है। और ये जो कंपनी था, ठीक है, ये 33 कंपनी था, इसके साथ सरकार का एक समझौता भी था, और ये समझौता था कि 25 साल बाद, ठीक है, रेलवे जो है वो सरकार को सौंप दिया जाएगा, सरकार को सौंप दी जाएगी, ठीक है। ये समझौता किया गया था इस कंपनी के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट जो है 6, 1879 ईस्वी में ये लिटन का कार्यकाल था। लिटन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया, ठीक। फिर जो है 1903 ईस्वी में, ठीक है, कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में, ठीक है, इनके नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और ये पूछा जाए कि रेलवे का तीव्रतम विकास किसके काल में, यानी सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ, तो रेलवे का तीव्रतम विकास ये कर्जन के काल में हुआ था, कर्जन के शासनकाल में हुआ, ठीक है। और आपने एक आयोग का नाम सुना होगा, इसका नाम था एकवर्थ आयोग, ठीक, एकवर्थ आयोग, और इसका गठन 1921 से 1922 के बीच हुआ था, ठीक है। इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1925 ईस्वी में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था एकवर्थ आयोग के, ठीक।
और ये 8वां होगा 1947 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी से पहले, यानी 15 अगस्त से पहले, केसी नियोगी, इनकी अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो रेलवे वित्त का ये निरीक्षण करता, ठीक है, और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये था हमारा रेलवे का विकास। ठीक, हमने 1858 के पश्चात जो है राजनीतिक नीति को देखा। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रशासनिक नीति पे चलते हैं। 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक नीति। देखो, 1858 के पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किए गए सुधारों का मूल उद्देश्य जो है वो वही था कि 1857 की गदर जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा दूसरा, अगर हम लोग उद्देश्य की बातें करें, ठीक है, जो प्रशासनिक नीति लाया गया उसका दो उद्देश्य, एक जो है 1857 ईस्वी की गदर जैसी घटना को रोकना, यानी कि दोबारा होने से रोकना, ये लिखना आप। दूसरा जो है भारत में, ठीक है, भारत में एक सक्षम व्यवस्था स्थापित करना, सक्षम व्यवस्था स्थापित करना या स्थापित कर, ठीक है, स्थापित कर भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के लिए की जा सके, हित में करना था। ठीक है, ये दो उद्देश्य थे। पहला था कि 1857 की गदर जैसी घटना को रोकना, और दूसरा था कि भारत में एक सक्षम व्यवस्था स्थापित करना जिससे भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में करना। ठीक है, और आपने देखा कि 1858 ईस्वी के पश्चात जो है जो ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, इसने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। तो ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, ठीक। अब इंग्लैंड में भारत के प्रशासन की देखरेख के लिए जो है एक भारत सचिव का पद का सृजन किया गया। ठीक है, एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया, और इनका काम क्या था? भारत के प्रशासन की देखरेख करना, ठीक है। और सचिवों के कार्यों के मदद के लिए, ये जो सचिव है इसके कार्यों में मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद होती थी। ठीक है, यानी एक परिषद होता था जिसमें 15 सदस्य होते थे। ठीक है, देखो बातें ये थी कि भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल के ही हाथ में रहा, गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहा। प्रांतों में गवर्नर भी बने, ठीक है, गवर्नर बने रहे, किंतु भारत का गवर्नर जो है वो वायसराय कहलाने लगा। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, ये जो है वो अब वायसराय कहलाने लगा। ठीक है, वायसराय कहलाने लगा।
क्योंकि 1858 के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। और जो 1858 के पश्चात जो है यहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, ठीक है। 1861 में ही जो है प्रांतों को विधि निर्माण का अधिकार मिल गया था, ठीक है। अब देख रहे शक्ति जो है ये बांटा जा रहा है, ठीक है, विधि निर्माण का अधिकार मिल गया, ठीक है। लेकिन कुछ विषय थे जिस पे जो है विधि बनाने से पहले जो है वायसराय की अनुमति लेना अनिवार्य था, ठीक है। आगे जो है इस प्रक्रिया को और प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। जैसे कि जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ये लॉर्ड मेयो ने आरंभ की थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने, इनका समय था 1869 से 72 ईस्वी तक, ठीक है, आरंभ की थी, ठीक है। और इन सब से क्या हुआ कि अब जो है केंद्र से वित्तीय शक्ति या केंद्र से वित्तीय शक्तियां नीचे के स्तर पर लाई जाने लगी, थी, ठीक। और 1858 से ब्रिटिश मॉडल पर भारत में भी वित्तीय वर्ष यानी कि जो 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है, होने लगा, ठीक है। 1858 से ही जो है जो भारत में वित्तीय वर्ष था वो भी 31 मार्च को समाप्त होने लगा, ठीक है। और 1860-61 से, ठीक है, बजट की शुरुआत की गई यहाँ पर, ठीक है। देखो विधि व्यवस्था में शुरुआत की जो प्रक्रिया थी वो 1858 से पहले ही आरंभ हो चुकी थी और वह इस काल में लगभग अब पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। भारतीय विधि व्यवस्था का यूरोपीयकरण हुआ और विधि संग्रहों का निर्माण किया गया, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि 1859 ईस्वी में भारतीय दीवानी संहिता लाई गई थी, ठीक है, दीवानी संहिता लाया था। इसी तरह 1860 ईस्वी में जो है भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में आया था, ठीक है। और आगे चल के जो है 1861 में जो है हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था, हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था, ठीक है। और इस पे हमने चर्चा किया था और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी जो अदालत हुआ करती थी और सदर निजामत जो अदालत था, अदालत, इन सब को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक। और इसकी जगह पर जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई, स्थापना किया गया था। और ये हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ किया गया था, मद्रास में किया गया था और बॉम्बे में भी किया गया था, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना। हम लोग जो है ना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम देख ही लेते हैं, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। देखो इस अधिनियम के तहत हमने चर्चा किया, यहाँ पे ना एक कलकत्ता भी छूट गया, ठीक है, कलकत्ता में भी किया गया था, ठीक। तो इस अधिनियम के तहत हमने देखा कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ठीक है, इन सब जगह जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई,
और इस आगे जाके जो है 1866 ईस्वी में एक और उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वो था आगरा में। ठीक है, यहाँ भी स्थापना किया गया। फिर आगे जाके जो है 1875 ईस्वी में जो है जो आगरा का उच्च न्यायालय था उसको इलाहाबाद हस्तांतरण कर दिया गया। ठीक है, कर दिया। ठीक है, और इस नए अधिनियम में जो एक खास बातें और थी कि इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश सहित जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 15 न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जा सकते थे। नियुक्त किए जा सकते थे। ठीक, ये था। अब हम लोग देखते हैं 1858 के पश्चात सैन्य सुधार के क्षेत्र में भी जो है महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, उसको देखते हैं। 1858 ईस्वी के पश्चात सैन्य सुधार के क्षेत्र में कार्य। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद जो है ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना के अनुपात को निश्चित किया गया। तो ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना के अनुपात को निश्चित किया गया। ठीक है, जैसे कि जो तोपखाना वगैरह था, ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण विभाग हुआ करते थे इसको ब्रिटिश रेजिमेंट के अंतर्गत कर दिया गया, अंतर्गत कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो है सैनिकों में जाति विभाजन को प्रोत्साहन दिया गया। जाति विभाजन को प्रोत्साहन दिया गया ताकि उसमें फूट बना रहे हैं। ठीक है, और जाति के ही आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की गई। ठीक, ये जो है सैन्य क्षेत्र में कार्य किया गया। इसके अलावा जो है 1861 ईस्वी में प्रशासन में अधिक दक्षता लाने के लिए ठीक है, एक विभाग की शुरुआत किया गया और उस विभाग के कार्य को जो है संभागीय व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, कहा जाता था। आगे जाके जो है पहली बार कुछ भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवा में जोड़ने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा जो है वैधानिक सिविल सेवा का गठन किया गया। ठीक है, कुछ भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवा से जोड़ने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा, और ये समय जो है 1878 से 79 का था। ठीक है, ईस्वी में वैधानिक सिविल सेवा का गठन किया गया। वैधानिक सिविल सेवा, ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, इसका गठन किया गया। देखो, इससे पहले जो है सिविल सेवा दो प्रकार की होती थी। पहले सिविल सेवा जो है दो प्रकार का था। ठीक है, एक था अनुबंधित सिविल सेवा, अनुबंधित सिविल सेवा, ठीक है। दूसरा था
गैर अनुबंधित सिविल सेवा, ये दो था, ठीक है। जो अनुबंधित सिविल सेवा था, ठीक है, ये वाला, ये ब्रिटिश नागरिकों के लिए आरक्षित होता था। आरक्षित थी, ठीक है। और जो गैर अनुबंधित सिविल सेवा होता था, ठीक है, इसमें जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाना था। ठीक है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं जो समृद्ध भारतीय थे, ठीक है, जो समृद्ध भारतीय परिवार के बच्चे थे उसको भी इसी में लाना था। समृद्ध भारतीय परिवार के बच्चों को, ठीक है, इसमें देना था, ठीक। आगे जाके जो है 1887 ईस्वी में जो है सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, और इन्होंने जो है कुछ अनुशंसाएं दी। सिविल सेवा आयोग का इसका गठन हुआ और इन्होंने जो है कुछ अनुशंसा दी, ठीक है, और इसके आधार पर जो है 1892 में इसमें सुधार किया गया, ठीक। जो अनुबंधित सिविल सेवा था ये, ठीक है, यानी कि ये जो सुधार हुआ इसके अंतर्गत जो है जो अनुबंधित सिविल सेवा था, अनुबंधित सिविल सेवा, इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है, और इसका नाम बदल के जो है भारतीय सिविल सेवा रख दिया गया, सिविल सेवा रख दिया, ठीक है। और जो गैर अनुबंधित सिविल सेवा था, ठीक है, जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, सिविल सेवा, इसको जो है प्रांतीय सेवा के रूप में रखा गया, सेवा के रूप में रखा गया, ठीक है। और जो वैधानिक सिविल सेवा था, ठीक है, ये वाला वैधानिक सिविल सेवा, इसको समाप्त कर दिया गया। वैधानिक सिविल सेवा को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक। और इसके जगह पर जो है इसको समाप्त कर इसके जगह पर प्रांतीय सिविल सेवा, ठीक है, प्रांतीय सिविल सेवा से प्रोन्नति, ठीक है, प्रोन्नति के आधार पर भारतीयों को भारतीय सिविल सेवा में लाने की अनुशंसा की गई। देखो, जब वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त किया गया तो जो ये प्रांतीय सिविल सेवा था, ठीक है, इसमें जब वो कोई जो है जिसका प्रमोशन होता था उसको जो है जो भारतीय हुआ करते थे इसमें उसको भारतीय सिविल सेवा में लाया जाता था, उसकी अनुशंसा जो है आगे जाके किया गया। और इससे भी आगे जाके यानी कि 1919 ईस्वी में जो है लंदन में तो प्रशिक्षण दिया ही जाता था, साथ साथ भारत में भी जो है सिविल सेवा का परीक्षा आयोजन किया गया, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया, व्यवस्था की गई, ठीक है। और जो इसमें पहला परीक्षा केंद्र था, ठीक है, वो इलाहाबाद बनाया गया, ठीक। और उसके बाद जो है धीरे धीरे सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी। देखो हम लोग सिविल सेवा को देख लेते हैं एक बार, सिविल सेवा, ठीक है। 1853 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा इसमें जो है परीक्षा का प्रावधान लाया गया था, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान, लाया गया, ठीक है। और 1858 का जो अधिनियम आया,
ठीक है, उसमें यही बात फिर से दोहराएगी, ठीक है। और इसके लिए जो अधिकतम आयु थी, अधिकतम आयु सीमा वो 23 वर्ष कर दिया गया, ठीक। इसके बाद फिर आगे जाके 1859 में जो है इस अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। पहले 21 वर्ष किया गया था, फिर विरोध करने के बाद जो है 22 वर्ष हो गया, ठीक है, 22 वर्ष किया गया था। फिर जो है 1866 में इसको 21 वर्ष किया गया, ठीक है। फिर जो है आगे जाके 1877 ईस्वी में जो है इसमें लिटन का समय था, ठीक है। इन्होंने जो है आयु सीमा को कम करके 19 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है लॉर्ड डफरिन ने 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिंसन, ठीक है, इसके अधीन जो है सिविल सेवा के लिए एक कमीशन का गठन किया और उस कमीशन का नाम जो है एचिंसन कमीशन कहा गया, ठीक है। सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया गया और उसको जो है एचिंसन कमीशन कहा गया, ठीक है। और यही एचिंसन कमीशन ने जो है प्रांतीय सिविल सेवा की अनुशंसा दी थी, यानी सिफारिश की थी। अनुशंसा दी थी, ठीक। इसके बाद आगे जाके जो है 1893 में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसने एक विधेयक पारित किया। इसने जो है विधेयक पारित किया और इसमें जो है प्रावधान लाया गया, ठीक है। और प्रावधान वही था कि इसकी जो परीक्षा होगी सिविल सेवा की परीक्षा वो लंदन के साथ साथ जो है भारत में भी होगा, ठीक। और फिर 1912 ईस्वी में सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। और इसका नाम था इस्लीगटन समिति। इस्लीगटन कैसे हो गया, इस्लीगटन कमेटी, ठीक है, इसको कमीशन का, इसका गठन किया गया, ठीक है। और इसी कमीशन को जो है, ठीक, जो इस्लीगटन कमेटी था इसी कमेटी को रॉयल कमीशन भी कहा जाता था, ठीक। फिर आगे जाके जो 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली के अधीन जो है एक कमीशन का गठन किया गया, और इस कमीशन के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग के गठन का अनुशंसा किया गया, ठीक है। लोक सेवा आयोग के गठन का अनुशंसा किया गया, ठीक है। और 1925 ईस्वी में, ठीक है, 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ये था सिविल सेवा, ठीक। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था सिविल सेवा के बारे में। और 1919 में जो है सिविल सेवा का परीक्षा जो है भारत में भी आयोजन किया जाने लगा और सबसे पहला परीक्षा केंद्र जो है इलाहाबाद में बनाया गया। देखो, भारत में जो राष्ट्रवादी थे, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवादियों इनकी जो है एक दीर्घकालिक मांग थी, ठीक है। और ये मांग ये था कि भारतीयों को भी जो है प्रतिनिधात्मक भागीदारी दिया जाए, ठीक है, यानी भारतीयों को भी प्रतिनिध्यात्मक भागीदारी दी जाए, ठीक है।
तो इसी के आधार पर जो है ब्रिटिश शासन द्वारा जो है लक्ष्य बनाया गया, ठीक है। और ये था कि भारतीयों को कम से कम स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है। ये जो है राष्ट्रवादियों के द्वारा मांग किया जा रहा था, और राष्ट्रवादी वही थे जो 1857 की क्रांति में विद्रोह करने में इनकी मुख्य भूमिका थी। इसलिए जो है आगे जाके लॉर्ड रिपन द्वारा जो है 1882 ईस्वी में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है। फिर आगे जो है पुलिस व्यवस्था में सुधार किया गया, ठीक। और पुलिस में सुधार क्या किया गया, तो इसमें सुधार के तहत जो है 1861 ईस्वी में पुलिस एक्ट बनाया गया, ठीक है। और इसके तहत जो है जो राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते थे पुलिस के लिए, ठीक है, राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस में सुधार किया गया था, ठीक। यहाँ पे जो है हमारा जो प्रशासनिक नीति थी वो समाप्त होता है। हम लोग ने एक टॉपिक यहाँ पे और देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा में है, ये है स्थानीय स्वशासन, ठीक है, क्योंकि आगे जो है समझना आसान होगा। देखो स्थानीय स्वशासन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को जो है शासन में भागीदारी मिली, ठीक है। तो जैसे 1687 ईस्वी में जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इन्होंने आदेश दिया और इसी के आदेश पर जो है मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया गया, ठीक है। और 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम द्वारा, ठीक है, बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन हुआ, ठीक है। फिर आगे जाके 1850 ईस्वी में जो है इसका भारत के अन्य क्षेत्र में विस्तार हो गया, विस्तार किया गया, ठीक है। फिर आपने देखा कि 1870 ईस्वी में जो है जो लॉर्ड मेयर था, ठीक है, इनके द्वारा जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, वो जो है अपनाया, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे जाके 1871 ईस्वी में बंगाल में जो है एक एक्ट लाया गया था, इस एक्ट का नाम था सेस एक्ट, ठीक है, सेस एक्ट नाम था, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त संस्था का विकास हुआ। देखो बंगाल में सेस लगाने की प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की गई थी, ठीक है, और कहा जाने लगा था कि यह अस्थायी बंदोबस्त का उल्लंघन है, ठीक है। और सरकार अंशतः झुक गई और उसने निर्णय लिया कि सड़कों के लिए जितनी रकम की ज़रूरत है वहीं सेस लगाया जाएगा, ठीक है। इसलिए बंगाल में रोड सेस लगाया गया, ठीक है। ये जो सेस था
ये आगे चल के जो है रोड सेस में बदल गया, रोड सेस में बदल गया। ठीक है, ठीक है। इस सेस को जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था, जबकि दूसरे प्रांत में जो है ऐसा होता था। फिर जो है आगे जाके लिटन ने जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ठीक है, और फिर इसके कार्य को जो है रिपन ने आके पूरा किया। ठीक है, रिपन ने जो है, इसी को तो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थाओं का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक, रिपन को। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है जो 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत रखा गया। तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया। ठीक, और इसके अंतर्गत जो है आपने पॉलिटी में देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि वो हस्तांतरित विषय के अधीन था। ठीक है, ये अब लोग जो है हम यहाँ पे हम देखते हैं 1858 ईस्वी के पश्चात आर्थिक नीति। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले धन की निकासी से शुरू करेंगे। ठीक है, धन की निकासी आपने देखा था कि 1858 के पश्चात जो है, ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ, तो भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन हुआ। ब्रिटिश पूंजी का आगमन आरंभ हुआ। ठीक है, बड़ी संख्या में ब्रिटिश पूंजी आ रही थी, और यहाँ पर जो है ये बैंक हो गया, वित्तीय एजेंसी हो गई। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है जो निर्यात आयात फर्म था, ठीक है, ये सब जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, इसी पूंजी से तो इसका निर्माण हुआ, और इन फर्मों के द्वारा जो है भारत में पूंजी निवेश से प्राप्त मुनाफे को निर्यात कर दिया जाता था। ठीक है, भारत में जो पूंजी निवेश होता था, पूंजी निवेश, इससे जो मुनाफा प्राप्त होता था, ठीक है, मुनाफे को निर्यात कर दिया जाता था, और यही जो है धन की निकासी थी। ठीक है, देखो उस समय जो मैंने एक होम चार्जर्स की बात की थी, गृह व्यय की बातें की थी। ठीक है, होम चार्जर, ठीक, ये क्या होता था, देखो 1858 ईस्वी के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित प्रतिष्ठान एवं हिस्सेदारों के लाभांशों की जगह भारत सचिव के इंडिया ऑफिस यानी कि इसको दफ्तर कह सकते हैं, के खर्च ने ले ली। ठीक, 1858 की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित प्रतिष्ठानों और हिस्सेदारों के लाभांशों की जगह जो है ये भारत सचिव का इंडिया ऑफिस ले लिया था। और 1858 के पश्चात जो है
1858 के पश्चात भारत सचिव जो है, ठीक है, भारत सचिव के बढ़ते गृह व्यय को, जो होम चार्जेस थे, इसको पूरा करने के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत थी। तो ये जो गृह व्यय था, ठीक है, इसमें सिर्फ राशि ही नहीं शामिल थे, इसमें कई सारे मदे शामिल थे जो भारत से बाहर भेजा जाता था, ठीक है। तो ये मदे क्या था, तो जैसे कि जो रेलवे था, रेलवे पर प्रत्याभूत ब्याज का भुगतान, ठीक है, और इसमें आपने देखा कि 5% गारंटी मुनाफा था, ठीक है। दूसरा जो है भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज, ठीक है, ये था। इसके अलावा जो है इंग्लैंड से की जाने वाली सैन्य एवं अन्य सामग्रियों की खरीद, ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण के खर्च का भुगतान, परिवहन एवं भारत के बाहर होने वाले सैन्य अभियानों पर व्यय, सैन्य अभियानों का व्यय, ठीक है, ये सब जो है गृह व्यय के रूप में शामिल था, ठीक। शामिल था। देखो, गृह व्यय की यह रकम जो है निर्यात अधिशेष के द्वारा पूरी की जाती थी, और अगर रकम कम पड़ जाती थी तो अतिरिक्त रकम कर्ज लेकर पूरी की जाती थी। इस तरह जो है भारतीय ऋण की राशि बढ़ती गई, क्योंकि इसमें ब्याज की राशि भी जुड़ती थी, और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो है गृह व्यय की यह राशि धन की निकासी में शामिल था, क्योंकि यह ब्रिटेन के लाभ के लिए अर्थ रखती थी, यह भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता था, ठीक है। और गृह व्यय के मुद्दे पर जो है, यानी कि जो गृह व्यय की राशि है, धन की निकासी का मुद्दा है, उस पर काफ़ी विवाद रहा है। जैसे कि जो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, इन्होंने जो है गृह व्यय को समस्त राशि, यानी कि गृह व्यय के समस्त राशि को जो है धन की निकासी मानते हैं, ठीक है। वे इस पक्ष के लिए कहते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो पूंजी निवेश के रूप में लाई गई थी, वह कोई नई रकम नहीं थी, बल्कि ये वही रकम थी जिसे ब्रिटिश पहले ही भारत से ले जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश ने जिन क्षेत्रों में रकम का निवेश किया, उन क्षेत्रों से भारत की कोई ज़रूरतों का वास्ता नहीं था। जैसे कि उस समय भारत को सिंचाई व्यवस्था चाहिए था, जबकि अंग्रेज़ों ने उस पर जबरन रेलवे थोप दी, ठीक है। लेकिन परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि गृह व्यय के रूप में जो रकम भारत से बाहर भेजी जाती थी, उसका एक भाग भारत के लाभ के लिए भी खर्च होता था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं तो गृह व्यय की समस्त रकम धन की निकासी नहीं था, ठीक है। परंतु यह भी सही है कि गृह व्यय का एक बड़ा भाग धन की निकासी में शामिल था। फिर भी यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गृह व्यय भारत से होने वाली समस्त धन निकासी को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसके एक भाग को ही व्यक्त करता है। भारत से होने वाली धन निकासी में कुछ और भी मदे शामिल करने की ज़रूरत थी, जैसे कि जो भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारी था, उनके वेतन का वो भाग जो बचाकर वो ब्रिटेन मतलब भेजते थे, वो भी धन की निकासी में शामिल था। इसके अलावा जो घरेलू मदों और जो भेजी जाने वाली निजी धन था, उसका वास्तविक भार भी जो है 1870 में बढ़ गया था, जिसको पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में जो है चांदी के रुपए का अवमूल्यन हो गया था, तो वो भी एक धन की निकासी था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए जो है
केवल मुट्ठी भर अंग्रेजों को उत्तरदायित्व माना है, परंतु यह अपने आप में तार्किक नहीं है। ब्रिटिश की संपूर्ण साम्राज्यिक संरचना में भारत से आने वाली धनराशि का इतना अधिक महत्व था कि भारत के शोषण का यह निर्णय ब्रिटेन का राष्ट्रीय निर्णय था, न कि उसके मुट्ठी भर अंग्रेजों का निर्णय था। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है इसको निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहली चीज़ है कि ब्रिटेन के व्यापार, ठीक है, को इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ये था जो ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार, ठीक है। दूसरा जो है शेष विश्व के साथ भारत का व्यापार, ठीक है। ये दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब इसमें देखो, जब इस दोनों को हम लोग जोड़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटेन जब शेष विश्व के साथ व्यापार करता था, ठीक है, तो उसमें उसको घाटा होता था, ठीक है। लेकिन जब वही ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करता था तो उसे फ़ायदा होता था और उसे भारत से अतिरिक्त रकम मिलती थी, ठीक है। और दूसरी तरफ जब भारत ब्रिटेन के साथ व्यापार करता था तो उसमें उसको घाटा होता था, ठीक। तो ये चीज़ें थी। तो हम लोग जो है धन की निकासी पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। धन की निकासी पर राष्ट्रवादी चिंतकों का क्या दृष्टिकोण है? चिंतकों का दृष्टिकोण, ठीक। देखो इस चैप्टर में उस तरह की चीज़ें नहीं है जो पहले था, ठीक है। हमने लगभग सारी चीज़ें देखी थी। तो अब जो है जो अंग्रेज है वो संभल गया 1857 की क्रांति की वजह से, ठीक है। तो हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। देखो जो राष्ट्रवादी चिंतक था उनके विचार में क्या था कि भारत से इंग्लैंड की ओर धन अथवा वस्तुओं का निरंतर हस्तांतरण, ठीक है, निरंतर हस्तांतरण हो रहा था, ठीक है, हस्तांतरण हो रहा था। लेकिन इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, नहीं था, ठीक है। यानी कि कहें तो आयात की तुलना में निर्यात अधिक था, और यही जो है धन की निकासी का रूप ले लिया, ठीक। और इसी नीति की व्याख्या जो है, यानी इसी निकासी सिद्धांत की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने किया है, ठीक है। उन्होंने जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है, ठीक है, ये निबंध था इनका, ठीक है, ये निबंध था इनका दादा भाई नौरोजी का। इसी में इन्होंने धन की निकासी, ठीक है, इसकी व्याख्या की है, ठीक। धन की बहिर्गमन का सिद्धांत या धन का बहिर्गमन सिद्धांत, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये सिद्धांत क्या है, ठीक है। देखो दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे, ठीक है। उन्होंने जो है 2 मई 1867 को जो है इंग्लैंड्स ड्यूटीज़ टू इंडिया में, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड्स ड्यूटीज़ टू इंडिया, ठीक है, ये नाम से इन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया, ठीक है। और इस पेपर में जो है उन्होंने धन के निकासी के बारे में लिखा था,
निकासी के बारे में लगाया था। इसके अलावा जो है उन्होंने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें भी उन्होंने लिखा। दूसरी चीज़ है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन सब में जो है इन्होंने धन के निकासी के सिद्धांत की चर्चा की है, ठीक है। यही यानी कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का दोनों एक ही किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है यानी कि ये तो दादा भाई नौरोजी का हो गया, दादा भाई नौरोजी का ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो रमेश चंद्र दत्त थे, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इन्होंने जो है इनका एक लेख था और ये था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लेख था, ठीक है। इसमें भी जो है उन्होंने धन के निकासी से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है। इसमें इनका तरीका अलग था कहने का। इसमें इन्होंने कहा था कि सकल राजस्व का आधा भाग, सकल मतलब कुल, यानी कि प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है, भारत से बाहर चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इन्होंने जो है आधिकारिक तौर पर जो है 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें इन्होंने धन के निकासी सिद्धांत को स्वीकार किया, यानी कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। ये था हमारा धन का बहिर्गमन सिद्धांत या धन का निकासी सिद्धांत, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ठीक है। हालांकि शुरू में हमने इस पे चर्चा की है, बस इसी को देखेंगे। देखो, जो मॉरिसन था, ठीक है, ये ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है, ये विद्वान था, ऐसे कह सकते हैं, ब्रिटिश पक्षधर विद्वान का, ठीक है, पक्षधर विद्वान, ठीक है। इसने जो है धन की निकासी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, ये वो अस्वीकार किया है, ठीक है। ये कहता है कि गृह व्यय की राशि अधिक नहीं थी तथा भारत के विकास के लिए यह राशि आवश्यक थी, इनका ऐसा करना है, ठीक है। इसका ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार से जितनी सस्ती दर पर पूंजी भारत को उपलब्ध कराई गई वह स्वतंत्र भारत सरकार के लिए संभव नहीं होता, ठीक है। और उन्होंने ये इनका कहना है कि ब्रिटिश पूंजी के माध्यम से ही भारत में रेलवे, बगान उद्योग आदि का विकास हुआ और भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। इनका कहना है कि भारत का जो है आधुनिकीकरण ये ब्रिटिश पूंजी से हुआ, इनका कहना है, ठीक। तो सीधी सी बात है, ये ब्रिटिश पक्षधर हैं, तो ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ये अस्वीकार योग्य है, ठीक है। धन की निकासी का प्रभाव क्या हुआ, तो वही चीज़ें जो पहले था वही सब इसमें शामिल होगा, यानी कि भारत के
दरिद्रीकरण, ठीक, दरिद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। गृह व्यय की राशि पूरी करने के लिए, गृह व्यय की राशि पूरी करने के लिए कर बढ़ा दिया गया, यानी किसानों पर जो अत्यधिक कर लगाया गया और किसानों की क्या हो गई, क्रय शक्ति ये कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो धन की निकासी की जा रही थी, यानी निकासी के कारण, ठीक है, भारत में निवेश के लिए धन की कमी पड़ गई, धन की कमी पड़ गई, ठीक है, ठीक, ये था। अब हम लोग देखते हैं कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। देखो, जब हम लोग कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कृषि संरचना का स्वरूप वैसा ही बना हुआ जैसे पहला था, ठीक है, यानी कि जो भू राजस्व पद्धतियाँ थी, ठीक है, भू राजस्व पद्धति था, जैसे कि इसमें जो है अस्थाई बंदोबस्त हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है रैयतवारी हो गया, ठीक है, रैयतवारी पद्धति, ठीक है, महलवारी पद्धति हो गई, ठीक है। हम लोगों को पता है इन तीनों में जो है भू राजस्व अधिक था, भू राजस्व का दबाव अधिक था, दबाव अधिक था, ठीक है। जैसे कि जो अस्थाई बंदोबस्त था, इसके अंतर्गत क्या होता था, तो अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में जमींदार के द्वारा सरकार को दी जाने वाली धनराशि निश्चित की गई थी, निश्चित कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन जमींदार सरकार को जो धनराशि दे रहा है वो निश्चित है, लेकिन किसान जो जमींदार को धनराशि देगा वो निश्चित नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन जमींदारों को दी जाने वाली, यानी किसानों के द्वारा दी जाने वाली धनराशि निश्चित नहीं की गई, ठीक है। अब जो है जमींदार, ठीक है, वो मनमाने ढंग से जो है किसानों के ऊपर भू राजस्व बढ़ा देता था, ठीक है, जिससे जो है किसानों पर भू राजस्व का अधिभार बढ़ गया, ठीक है। और आपने देखा कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, लागू होने के पश्चात जो है किसानों के विद्रोह हुए, ठीक है, और आंदोलन भी हुआ, ठीक। ये था अस्थाई बंदोबस्त में, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो दिखाना चाहता था कि वो किसानों का संरक्षक है, ठीक है, इसलिए जो है 1859 ईस्वी में जो है, ठीक है, बंगाल में रैयतवारी कानून लाया गया, रैयतवारी कानून लाया गया, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या हुआ, इसके माध्यम से जमींदारों द्वारा भू राजस्व के मनमानी पर अंकुश लगाया गया, मनमानी वृद्धि को रोका गया, ठीक है। और इसके तहत यह प्रावधान लाया गया था कि जो किसान 12 वर्षों तक एक भूमि पर काबिज होकर खेती कर ले तो उस जमीन पर खेती करने का उसका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है।
अगर खेती जो है एक ही खेत पर 12 वर्ष के लिए वो करता है, ठीक है, तो खेती करने का अधिकार जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि जो किसान 12 वर्षों तक एक भूमि पर काबिज होकर खेती कर ले, ठीक है, ये एक ही भूमि होनी चाहिए, ठीक है, एक भूमि पर काबिज होकर खेती कर ले, उस ज़मीन पर खेती करने का उसका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। और जानते हो 1885 ईस्वी में, ठीक है, एक दूसरा जो है रैयतवारी कानून लाया गया था, दूसरा रैयतवारी कानून लाया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है ये प्रावधान किया गया था कि 15 वर्षों तक भू राजस्व की रकम नहीं बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और आपने देखा कि आगे जाकर जो है दक्कन का दंगा हुआ, ठीक है, और इसके पश्चात जो है 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र, ठीक है, और 1900 ईस्वी में पंजाब, ठीक है, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, ठीक है, इसके माध्यम से जो है किसानों को महाजनों से सुरक्षा देने का प्रयास किया गया, सुरक्षा देने का प्रयास किया गया, ठीक है। देखो जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो विकसित कृषि संरचना था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो कृषि अवसंरचना का विकास था या बदलाव जो भी कहो, ठीक है, इसका भी परिणाम वही था, यानी कि गरीबी, ठीक है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ठीक है, अकाल, ठीक है, यही सारे घटनाएं थे, ठीक है। जैसे कि जो ब्रिटिश क्राउन था इसके अंतर्गत जो है 10 भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। 1866 ईस्वी में उड़ीसा अकाल पड़ा था, ठीक है, और ये इतिहास में सबसे बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक अकाल था, ठीक है, क्योंकि इस अकाल के बाद यानी उड़ीसा अकाल के बाद जो है कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। फिर आगे जाके जो है 1876 से 1878 के बीच जो है भारत में एक और भीषण अकाल पड़ा, और इस अकाल के बाद जो है जो वायसराय लीटन था, ठीक है, वायसराय लीटन, ठीक है, इसने एक आयोग को गठन किया जिसको एस्ट्रेची आयोग कहा जाता है, ठीक है, एस्ट्रेची आयोग का गठन किया, ठीक है। और यही एस्ट्रेची आयोग के ही अनुशंसा पर, ठीक है, अनुशंसा पर लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने एक अकाल संहिता बनाया, एक अकाल संहिता का निर्माण हुआ, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि फसल अगर नष्ट होता है, ठीक है, फसल अगर नष्ट हो रहा है तो किसान को जो है राहत दिया जाएगा, ठीक है, राहत दिए जाने का प्रावधान था इसमें, ठीक है। फिर आगे जाके जो है कर्जन के काल में, ठीक है, यानी 1899 से 1900 के में जो है इसके पश्चात जो है अकाल पड़ा, ठीक है, और इस अकाल के बाद जो है मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया, का गठन हुआ, ठीक है, ये मैकडोनाल्ड है, ठीक है, मैकडोनाल्ड, ठीक है, आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और इसमें जो है ये मैकडोनाल्ड आयोग जो था इसके द्वारा जो है जो अकाल पीड़ित क्षेत्र है, अकाल पीड़ित क्षेत्र
इसमें जो है एक दुर्भिक्ष 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 आयुक्त, ठीक है, नियुक्त किया गया, फेमिने कमिश्नर, ठीक है, ये नियुक्त करने का प्रावधान था। देखो अकाल के इतिहास में जो है सबसे खतरनाक यानी कि सबसे विनाशक अकाल जो है वो 1942 से 43 का था, ठीक है, और ये अकाल जो है बंगाल में पड़ा था, ठीक है, ये बंगाल का अकाल था, ठीक है, और ये बहुत विनाशक माना जाता है, बहुत विनाशक इतिहास में, ठीक है, सबसे ज़्यादा विनाशक था, ठीक है। और इस अकाल के जो है 2 कारण थे। पहला कारण था कि फसलों का निरंतर नष्ट होना, फसल जो है लगातार नष्ट हो रहे थे क्योंकि कृषि में किसी तरह का निवेश नहीं हो पा रहा था, ठीक है, नष्ट होना। दूसरा जो है जो बर्मा से चावल का आयात होता था यानी उसको निरुद्ध कर दिया गया या उसको अवरुद्ध कर दिया गया, बर्मा से होने वाले चावल आयात का अवरुद्ध होना, ठीक है, ये 2 कारण थे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में औद्योगिकीकरण। देखो हमने पहले देखा था कि भारतीय शिल्प उद्योग के लिए जो है जो ब्रिटिश नीति बनाई गई वो बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि जो है पूरी तरह से ब्रिटिश उद्योगों का जो है पतन हो गया। लेकिन कहा जाता है कि जुल्हे मरकर भी कभी नहीं मरते हैं, तो फिर आगे जाके जो है भारतीय पूंजीपतियों के एक वर्ग ने, ठीक है, पश्चिमी घाट में व्यापार के माध्यम से थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी कर ली, ठीक है, और भारत में जो है आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, ठीक है, और सबसे पहले जो है 1835 ईस्वी में, ठीक है, बम्बई में, ठीक है, बम्बई में कवासी नानाभाई, ठीक है, कवासी नानाभाई के नेतृत्व में एक सूती मिल की स्थापना की गई, सूती मिल की स्थापना की गई, ठीक है। और फिर 1900 आते आते जो है बम्बई में लगभग 84 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, मिलें खुल चुकी थी, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग में जो है भारतीय पूंजी और उद्यम लगा हुआ था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है बंगाल में जो है कुछ ब्रिटिश उद्यम जो है, कुछ ब्रिटिश उद्यमियों ने जूट मिल की स्थापना की, जूट मिल की स्थापना की पहल की, ठीक है। और ऑकलैंड ने, ठीक है, ऑकलैंड नामक उद्यमी ने, ठीक है, रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित की, पहली जूट मिल स्थापित की, ठीक है, रिसरा, ठीक है। देखो औद्योगिकीकरण के मार्ग में जो है ना कुछ बाधाएं थी, ठीक है। पहला बाधा ये था कि जो बैंकिंग था, ठीक है, या फिर जो मैनेजिंग एजेंसियां थी, ठीक है, मैनेजिंग एजेंसियां थी, इस पर जो है ब्रिटिश पूंजी का नियंत्रण था, पूंजी का नियंत्रण था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है भारत में तकनीकी शिक्षा का अभाव था, तकनीकी शिक्षा का अभाव था, ठीक है।
देखो ब्रिटिश विद्वान जो है ये दावा करते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन किया, ठीक है, लेकिन ये उनका दावा जो है तार्किक नहीं है, क्योंकि भारत में औद्योगिकीकरण का विस्तार तब हुआ जब भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशिक नियंत्रण कमज़ोर हुआ, ठीक है। जैसे कि जब दो विश्व युद्ध के काल में जो है उद्योग की प्रगति हुई, जैसे कि जो प्रथम वर्ल्ड वॉर था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध था, इसके काल में जो है लोह हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है, लोह एवं इस्पात, ठीक है, कागज हो गया, दिया सलाई हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, ठीक है, इन सब उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, तो यहाँ पर उपनिवेशिक नियंत्रण थोड़ा कमज़ोर हुए थे, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो कि जो जमशेदजी टाटा हैं, जमशेदजी टाटा, ठीक है, इनके द्वारा जो है 1907 ईस्वी में साकची में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जा चुकी थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी के पश्चात सामाजिक नीति क्या थी। ठीक है, तो 1858 ईस्वी के पश्चात जो है ब्रिटिश क्राउन ने, क्योंकि शक्ति जो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, तो वो सामाजिक मामले में जो है वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। इस समय जो है जो समाज सुधार था, ठीक है, वो थोड़ा बहुत किया गया, एक थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन जो है किया गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो यानी कि सम्मति आयु अधिनियम लाया गया था, और ये जो है B.N. मालावारी, ठीक है, मालावारी, ठीक है, इनकी पहल पर 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है, इसको जो है बोला जाएगा एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है, ये लाया गया, ठीक है। यही था सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी के पश्चात सांस्कृतिक नीति, ठीक। देखो 1858 ईस्वी के पश्चात भारत और ब्रिटिश के बीच में अविश्वास और दूरी बढ़ गई थी, क्योंकि 1857 के महाविद्रोह के मध्य भारतीय विद्रोहियों के द्वारा जो ब्रिटिश पे हमले किए गए थे, उन्हें अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और भारतीयों को जो है असभ्य और बर्बर बताया गया था, ठीक है। भारतीयों को जो है असभ्य और जो है बर्बर बताया गया था, ठीक है, यानी ब्रिटिश के द्वारा। तो इनसे जो है दूरी बढ़ गई, यानी कि सांस्कृतिक जो है ये दूरी बढ़ गया, ठीक है। और फिर ये वही काल था जब ब्रिटिश पूंजीवाद को अन्य पूंजीवादी शक्तियों से चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी और उनके बीच बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया था, क्योंकि भारत का दरवाज़ा जो है ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था। इसलिए अब भारतीय बाजार को लेकर ब्रिटिश अत्यधिक चिंतित हो गए थे और इसका प्रमुख कारण था कि उन्होंने यह घोषित कर दिया कि भारतीय स्वशासन के लायक नहीं है, ठीक है। फिर यह वही समय था जब गवर्नर जनरल के परिषद में जेम्स पिट्स जैसे अनुदारवादी सदस्य आ चुके थे, जो लॉर्ड मैकाले के ठीक विपरीत थे।
वहीं दूसरी तरफ जो है विक्टोरिया साइंस भी जो है नस्लवादी विभाजन पर बल दे रही थी, ठीक है। तो इस काल में जो है सांस्कृतिक दूरी जो है बढ़ गया था, ठीक है। ये यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग जो है इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहे तो ये अकाल के बारे में जो जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अकाल नीति पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। अकाल नीति, ठीक है, इसके बारे में जो तथ्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया। शायद हमने ये लिखा था, ठीक है, अकाल आयोग स्थापित किया गया था, ठीक है। और पहली बार जो है इसने स्वीकार किया था कि राहत सेवा जो है, ठीक है, राहत सेवा ये सरकार की जवाबदेही है, ठीक है, जवाबदेही, ठीक है। इसके बाद आगे जाके जो है 1876 से 77 ईस्वी में जो के अकाल के बाद जो है, अकाल के बाद 1878 ईस्वी में सन जॉन रिचर्ड स्ट्रेची के अधीन एक अकाल आयोग स्थापित किया, ठीक है। और इसी आयोग के अनुशंसा पर जो है, इसी आयोग के अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाया गया, ठीक है, बनाया गया था। फिर जो आगे जाकर 1896 से 97 ईस्वी के अकाल के पश्चात जो है सर जेम्स लॉयड, ठीक है, इसके अधीन जो है, इसके अधीन ये अधीन है, ठीक है, सर जेम्स लॉयड के अधीन बेवली गटन्स कमीशन स्थापित किया गया था, ठीक है। बेवली गटन्स कमीशन ये जो है स्थापित किया गया। फिर लॉर्ड कर्जन के समय जो है 1901 ईस्वी, ठीक है। हमने देखा था इसको कि मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड के अधीन एक अकाल आयोग गठन किया गया, अकाल आयोग गठन किया गया। और इन्हीं के सुझाव पर जो है, ठीक है, इन्होंने जो है दुर्भिक्ष आयुक्त नियुक्त करने का सुझाव दिया, ठीक, ये था, ठीक है। और यहीं पर जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय, ठीक है, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर जो है ये समाप्त होता है, ठीक। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण 1858 के बाद वित्तीय पूंजीवाद, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे। इसमें यहीं तक।